वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तो हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या फिर पुरानी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पुरानी वीडियोस का लिंक चाहिए आपको तो उनका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा फिनोमेना जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होंगी वो जनरेट हो रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। एक्सपेरिमेंट 1 क्या था, देखो फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपको याद भी रखने हैं। तो क्या किए थे, कंसिडर अ कॉइल C1 कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर एक कॉइल है C1, ये जिसमें टर्न्स है C1, ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है। When the north pole of a bar magnet, यानी कि जब बार मैग्नेट, देखो ये इसका नॉर्थ पोल इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के तरफ धक्का दिया जाता है। देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही हम नॉर्थ पोल को इस तरफ को धक्का देते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, द करंट फ्लोज फॉर एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक इज इन मोशन। और करंट तब तक बहता है जब तक जो मैग्नेट होगा इसको अंदर को हम धक्का दे रहे होंगे। देयर इज नो डिफ्लेक्शन वेयर मैग्नेटिक इज स्टेशनरी। और जैसे ही हम मैग्नेट को स्टेशनरी रख देंगे बिना हिलाए तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि जब नॉर्थ पोल को पीछे को खींचेंगे, पहले अभी तो हमने अंदर को धक्का दिया, अब पीछे को खींचेंगे, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दैट इज करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट भी क्या कर रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पुश्ड, और जब साउथ पोल को धक्का दिया जाएगा कॉइल की, जब द डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू दैट व्हेन द नॉर्थ पोल वाज बीइंग मूव्ड। और जैसे कि हमने जब पुश्ड यानी कि जब धक्का दिया साउथ पोल को, वो सेम जब डायरेक्शन हो रही होगी वो उल्टी से अपोजिट होगी जैसे कि नॉर्थ पोल में हो रही है। और जब नॉर्थ पोल में हम अंदर को धक्का दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन हो रही थी पॉजिटिव में, लेकिन जब हम साउथ पोल को अंदर को धक्का देंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो उल्टी होगी, जो नॉर्थ पोल से उल्टी होगी, ठीक है। यानी कि क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों उल्टे होते हैं तो जो डिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे वो भी अपोजिट ही क्रिएट करेंगे ना। अगला है द डिफ्लेक्शन इज लार्जर व्हेन द मैग्नेटिक पुश्ड और पुल्ड फास्टर। यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा जब हम कोई भी नॉर्थ या साउथ पोल को अंदर को ज़्यादा तेजी से धक्का देंगे और तेजी से बाहर खींचेंगे, ठीक है, तब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इवन व्हेन द मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड द कॉइल C1 इज मूव्ड देयर इज अ डिफ्लेक्शन। यानी कि जब हमने मैग्नेट को फिक्स रखा, अभी हमने बात कर ली थी कि जब मैग्नेट फिक्स है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेट फिक्स है और कॉइल को हम ऊपर नीचे घुमाएंगे, इधर उधर करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक मोशन में होना चाहिए। रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ करंट। और जो कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो जनरेशन हो रही होता है, रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, उसी की वजह से करंट कॉइल में जनरेट होता है, ठीक। हमने पढ़ा है, अभी एक्सपेरिमेंट आपको याद कर लेना है, लिखने वाला तो नहीं आएगा, इसमें से कुछ बेसिक चीजें आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको सभी बता देता हूँ, आप उसमें से कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने वो बता देना, और जहाँ पर मेरे को लगेगा कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 जो इन्होंने किया था, द बार मैग्नेट इन एक्सपेरिमेंट 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉइल C2। यानी कि देखो अब जो बार मैग्नेट था पहले वहां पर कॉइल 1 तो थी, अब बार मैग्नेट की जगह हमने कॉइल 2 लगा दी, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड थी जो। स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 स्टेप्स सेट्स अप अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें कुछ करंट होने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। व्हेन C2 इज मूव्ड टुवर्ड्स C1, जब C2 को हम C1 की तरफ मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स अ डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है। इससे पता चलता है कि C1 में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है। तो पहला है कि व्हेन C2 इज मूव्ड अवे देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब C2 को हम पीछे को खींचेंगे तो जो वो होगी क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। द डिफ्लेक्शन लास्ट्स एज लॉन्ग एज द कॉइल C2 इन मोशन। सेम बात है जैसे कि हम मैग्नेट में बात कर रहे थे, जब तक मैग्नेट मोशन में तब तक की डिफ्लेक्शन होगी, अगर स्टेशनरी रख गया तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो वही चीज है इसमें कि C2 जब तक मोशन में है तब तक इसमें डिफ्लेक्शन होगी वरना नहीं होगी। व्हेन C2 इज फिक्स्ड एंड C1 इज मूव्ड द सेम इफेक्ट्स आर रिकॉर्ड। मतलब बाकी जो पीछे जो चीजें थी सेम वही चीजें हैं, बस फर्क क्या है, वहां पर नॉर्थ पोल था, यहाँ पर कॉइल आ गया है C2, ठीक है। यानी कि जब C2 को हम इसकी तरफ पुश करेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि जब इससे दूर ले जाएंगे तब अपोजिट में शो करेगा,
करेगा, और जब इसको स्टेशनरी रख देंगे तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और जब तेजी से अंदर बाहर ले जाएंगे तो तेजी से डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हमने एक चीज ये करी कि C2 को स्टेशनरी रख दिया और C1 को घुमाया, तब भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। लास्ट पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। फिर कंक्लूजन क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल से रिस्पॉन्सिबल, वही चीज है। उसमें क्या था, कॉइल और मैग्नेट के बीच के मोशन के जैसे करंट फ्लो रहा था, अब इसमें इन दो कॉइल्स के बीच के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है। एक्सपेरिमेंट 3 क्या है, अब सेम चीज देखो, कंसिडर द टू कॉइल C1 एंड C2 बट दिस टाइम C2 इज कनेक्टेड टू द बैटरी थ्रू अ की। यानी कि अभी भी हमने क्या किया, कॉइल C1 माना, कॉइल C2 माना, लेकिन इसमें जो C2 होगा वो बैटरी से कनेक्टेड तो होगा, लेकिन उसमें की भी होगी, ठीक है। व्हेन द की इज क्लोज टू द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, यानी कि जब की बंद होता है तब जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें कुछ हल्का सा मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है। आफ्टर क्लोजिंग द की फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर इज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे ही हमने इस की को ज्यादा देर तक बंद करे रखा तो उसमें जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। व्हेन इफ द की इज ओपन, लेकिन जब की खोली दी जाती है, देयर इज अगेन अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, यानी कि जैसे की को ओपन किया फिर दोबारा से उसमें क्या होगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस बाय एनी फोर्स व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल्स, और जब डिफ्लेक्शन होगा वो तब और बढ़ जाएगा जब उनके बीच में आयरन रॉड को डाल दिया जाएगा। और नोट क्या है कि यूनिफॉर्म फील्ड कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी कि जो फील्ड होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, और स्टेडी फील्ड जो होता है कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको याद रख लेना है। अगला है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, यानी कि फाई बी से फाई बी बेस पे होगा। इट गिव्स अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग अ गिवन एरिया। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए ड्यू टू एरिया बी कैन बी रिटर्न एज फाई इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा। ये हमें मेजर देता है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक एरिया में कितनी इंटरसेक्ट करें। जैसे देखो ये एक एरिया था, इसमें कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कई, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ए एरिया हो गया, तो बी डॉट ए, यानी कि बी डॉट ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए, ठीक है। बी और ए के बीच का एंगल होता है थीटा। ऐसा यूनिट वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होती है इसकी यूनिट। स्केलर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अगला है फैराडे, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद करना है। ऐसा कभी आ सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो 30 डिग्री के एंगल पे जा रही हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड इतना है और एरिया इतना है, तो निकालो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इफ द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल वेरीज विद टाइम एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल, यानी कि जो फ्लक्स लिंक है कॉइल से वो टाइम के साथ वेरी करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, पहला। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के चेंज से, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जो नेगेटिव साइन है वो दिखाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ E है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो लूप में कैसी है, ठीक है। फॉर कॉइल ऑफ एन टर्म्स, अब जब एन टर्म्स वाले कॉइल आ गए तो बस सिंपली क्या कर देना है, एन को मल्टीप्लाई कर देना है उसी फॉर्मूले में से, और आपको क्या होगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा। और ये और ये तीनों फॉर्मूले आपको क्या कर लेने, याद कर लेने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ठीक है। अगला देखो नोट, फ्लक्स कैन बी वेरीड बाय वेरिंग बी ए और थीटा, यानी कि जो फ्लक्स है उसको हम वेरी कर सकते हैं बाई, हमने बदल दिया मैग्नेटिक फील्ड एरिया बदल दिया, थीटा बदल दिया, तो फ्लक्स जो होगा वेरी करेगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो तीनों पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी कि तीनों में से किसी को भी बदलो तो फ्लक्स ऑब्वियस सी बात है खुद चेंज हो जाएगा। देयरफॉर ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग बी, यानी कि जो ईएमएफ उसे हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल और रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक सो दैट एंगल थीटा बिटवीन बी एंड ए चेंजेस, और इस तरह से रोटेट कर देंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड में ताकि जो एंगल है उन दोनों के बीच में क्या करे, वो चेंज करे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हेन अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो पोलैरिटी जिसकी वजह से वो टेंड करता है एक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अपोज कर रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को, ठीक है। यानी कि जो करंट होगा उसमें वो टेंड कर रहा होगा कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है उसको अपोज कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ये सब चीजें होती हैं। द नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर फ्लक्स इन फैराडे लॉ रिप्रेजेंट्स दिस इफेक्ट, यानी कि जो फैराडे लॉ में आपको दिख रहा होगा कि माइनस डी फाई बाई डी टी ले रहे थे हम, वो माइनस क्यों ले रहे थे, क्योंकि वो इसी एक्सप्रेशन को दिखा रहा था, कह रहे हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टू केस, अब दो केस लेते हैं। एज अ पोल ऑफ द, इसमें जो देखो नॉर्थ नीचे को है, साउथ ऊपर को है, और ये एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रही है, और देखो पढ़ते हैं एज द नॉर्थ पोल
अब द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीज, यानी कि जैसे हम नॉर्थ को कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो जो फ्लक्स होता है वो इंक्रीज करता है, सीधी सी बात। हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो क्या कहते हैं करंट इंड्यूस होती है कॉइल में, सच दैट इट अपोजेस द इंक्रीजेज इन फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को अपोज करेगा। फॉर द ऑब्जर्वर दिस विल हैपन व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो देख रहा होगा इसको, ये उसके लिए ये सब चीजें तब हो रही होंगी जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही होंगी, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन अ नॉर्थ पोल बीइंग फॉर्म्ड फेसिंग द मैग्नेट विथ व्हिच रिपेल द मैग्नेट एंड अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, यानी कि इसकी वजह से जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेट का फेस कर रहा होगा, ठीक है, और विच विल रिपेल द मैग्नेट, अब जो ये कॉइल है वो मैग्नेट को रिपेल कर देगी और उसमें जो इंक्रीज फ्लक्स होगा उसका जो अपोज होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखो, इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पुल्ड अवे, यानी कि पहले नॉर्थ पोल को अंदर को धक्का दिया, अब क्या कर रहे हैं बाहर को खींच रहे हैं। इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल डिक्रीज, यानी कि जब अंदर को धक्का दे रहे थे तब इंक्रीज कर रहा था, जब बाहर को खींच रहे थे तब क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सो करंट विल बी इंड्यूस्ड सच दैट फ्लक्स थ्रू कॉइल इंक्रीजेज, तो करंट इंड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से क्या करेंगे फ्लक्स जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए सब चीजें तब हो रही होंगी जब करंट फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फर्क बस इतना है कि दोनों में क्या है कि जब नॉर्थ पोल को अंदर को धक्का दे रहे हैं पहले केस में तो क्या बढ़ रहा है हमारा जो कॉइल है फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस कम हो रहा है और जो फ्लक्स बन रहा होगा वो भी कम बन रहा होगा, ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में क्या है कि जब हमने नॉर्थ पोल को बाहर को खींचा तो जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होके जो फ्लक्स थ्रू द कॉइल है उसको बढ़ा दे रही है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और इसमें क्या होगा जब नॉर्थ को बाहर खींचेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी ऑब्जर्वर के लिए, और जब नॉर्थ को अंदर को धक्का दे रहे होंगे तो ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी। अगला है इफ एन ओपन सर्किट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ क्लोज लूप, अब कह रहा है कि किसी ओपन सर्किट को यूज किया हमने क्लोज लूप के अलावा, एन ईएमएफ इज स्टिल जनरेटेड, तो एक ईएमएफ है वो फिर भी उसको जनरेट करते हैं पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। अब है करेक्टनेस ऑफ लेंज लॉ को करेक्ट करना। सपोज दैट द करंट इंड्यूस्ड वाज इन द डायरेक्शन व्हिच सपोर्टेड द चेंज इन फ्लक्स, अब हमने कहा कि जो करंट इंड्यूस्ड है वो सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें चेंजेस को सपोर्ट करता है फ्लक्स, ठीक है। Then in the first case the induced south pole of the coil would face the north pole of the magnet, इसके बाद जो फर्स्ट केस में साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा फेस करेंगे, आपस में एक दूसरे को देखेंगे। दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक विल कंटिन्यूअसली बी एसिलेटेड टुवर्ड्स द कॉइल, जिसकी वजह से जो मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ कंटिन्यूअसली एसिलेट किया जाएगा, उसकी तरफ मूव करते रहेगा वो। अ जेंटल पुश विल इनिशिएट द एसिलेशन, यानी कि हल्का सा धक्का देने में एसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेट में, एंड इट्स वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और जिसकी वजह से उसमें जो वेलोसिटी एसिलेशन काइनेटिक एनर्जी सब होता है वो सब बढ़ते रहेगा बिना किसी एनर्जी के खर्च हुए, ठीक है। बट दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हेंस कांट हैपन, तो जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द मैग्नेट एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स, अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट है वो एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सो टू कीप द मैग्नेट इन मोशन, तो जो मैग्नेट है उसे मोशन में रखने के लिए वर्क हैज टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ऑन द मैग्नेट, तो उसे मोशन में रखने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है जो मैग्नेट पे वर्क डन करे, उसे मोशन कराए, उसे एक्सीलरेशन कराए और उसमें काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करे। दिस वर्क डन इज सीन एज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट इन द कॉइल, और जो वर्क डन किया जाता है वो करा जाता है हीट के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रही होती है सर्कुलेटिंग करंट, यानी कि जब करंट सर्कुलेट हो रही होती है कॉइल में उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके जैसे ये काम किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये क्यों होता है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण होता है, ठीक है। सीधी सी बात क्या है कि लेंज लॉ में हमने क्या कहा कि जब नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के मुंह में रख दो तो दोनों क्या करेंगे एसिलेट हो रहे होंगे कंटिन्यूअसली, और हल्का सा धक्का देंगे तो उसमें एसिलेशन भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ये हम वाली बात कर रहे थे। लेकिन कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है करे, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है हीट होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा हीट प्रोड्यूस किया जाता है वो जब सर्कुलेटिंग करंट होता है उनके द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है हीट उसको होता है वो, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आस पास साफ सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।